जी, आप देख रहे हैं HR न्यूज। और आपको सीधी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर पवन गोयल जी से, जो IMA के प्रेसिडेंट भी हैं। और आपको हमने पहले भी बताया था कि रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं जबरदस्त है, उसको लेकर के। और IMA ने पत्र भी लिखा था सिविल सर्जन को कि रेवाड़ी के निजी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी हो गई है और खपत यानी कि कई गुना बढ़ गई है। तो उसको लेकर के कल कई सारे लोग जिला उपायुक्त से भी मिले थे, सचिवालय भी गए थे, सिविल सर्जन से भी मिले थे। वो भी हम आपको एक साइड में फुटेज दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कितनी भारी किल्लत है कि यहाँ मौतों का आंकड़ा भी रेवाड़ी में बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई समस्या हल हुई? परसों हमने जो आपकी खबर दिखाई थी, डिबेट जो आपने की थी, क्या उसके बाद कोई शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया है कोई? देखो, प्रशासन से तो मुझे मानेसर वाले प्लांट का और मानेसर वाले डीलर का वो मिला था नंबर। बट उसने तो एकदम से हाथ खड़े कर दिए, बोले जी मेरे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है। पहले तो उसने फोन ही नहीं उठाया, बार बार फोन करने के बावजूद भी। और जब हमारे एक मेंबर का उसने फोन उठाया तो उसने कहा जी मैं तो एक हफ्ते में 80 से 100 सिलेंडर दे सकता हूँ। अब जहां खपत अगर हमारी 200 सिलेंडर डेली की हो, तो वहां 80 से 100 सिलेंडर में हमारा क्या काम चलेगा। क्या काम तो मानेसर वाला जो प्लान है वो तो इनका फेल हो गया, तो वहां से तो अपने को कुछ नहीं मिल रहा। परंतु जो हमारे रेवाड़ी के जो एग्जिस्टिंग डीलर हैं, वो अभी अपने अपने लेवल पे भाग दौड़ कर रहे हैं। और अभी भी वो उन्होंने बताया कि मैं एयर लिक्विड के प्लांट के बाहर बैठा हुआ हूँ, और शायद कल मॉर्निंग तक मुझे सिचुएशन क्लियर हो जाए कि हमें कितना मिलेगा। पर उनके पास अभी 2 से ढाई दिन का स्टॉक बाकी है। तो अभी 2 ढाई दिन तक तो हमें कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। होपफुली 2 ढाई दिन तक तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन तब तक लेकिन मुझे जिस लगता है तरीके कि से कोई ना कोई टीम डॉक्टर मिल साहब जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, मरीजों की स्थिति आ रही है, तमाम हम कहे देश भर से जो तस्वीरें आ रही है, वो कहीं ना कहीं डरावनी है। आपने कहा 2 ढाई दिन का स्टॉक है, 2 ढाई दिन तो बातों में निकल जाएंगे। सरकार एक के बाद एक नई फैसले ले रही है, क्यों कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि कोरोना के जो केस है 2.5 से 3 लाख पर डे हो गए हैं। और सरकार एक का एक फैसले बदल रही है, जिस तरीके से आज एक नया फैसला है कि तब से शाम 4 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। तो लगता है 2 ढाई दिन के कितना निकल पाएगा? अगर स्थिति बेकाबू होती है तो कैसे निपटा जाएगा उससे? देखिए, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर तो सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोरोना के इलाज में जो सबसे जरूरी 3 चीजें हैं, वो है ऑक्सीजन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, और स्टीरॉइड्स। जी। जैसे कि अभी मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब रेमडेसिविर का इंजेक्शन अवेलेबल करा दीजिए, और जिसकी की आर्टिफिशियल किल्लत इस देश में क्रिएट कर दी है कुछ कालाबाजारियों ने। तो जी। मुझे नहीं लगता कि रेमडेसिविर का कोई बहुत ज्यादा रोल है। और जितना भी साइंटिफिक डेटा रेमडेसिविर के लिए आ रहा है, वो सारा का सारा डेटा ये कह रहा है कि रेमडेसिविर का कोई कोविड के ट्रीटमेंट में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रेमडेसिविर से ना तो कोई मोर्टेलिटी यानी ना तो मृत्यु दर कम होती है कोरोना से होने वाली, और ना ही कोई सीवियरिटी में फर्क पड़ता है। हाँ, पहले कुछ ये डेटा एक आध आया था कुछ एक दो पेपर्स में कि अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाए तो एक दिन शायद हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाए, उसको अस्पताल में कम रहना पड़े। परंतु मृत्यु दर में या सीवियरिटी में रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आम दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि रेमडेसिविर के लिए हाय तौबा ना मचाएं, पैनिक क्रिएट ना करें। रेमडेसिविर सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे बहुत ज्यादा सीरियस कुछ मरीजों में पहले 9 दिन में ही फायदा करेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ फायदा करेगा, डाउटफुल फायदा है वो भी। तो रेमडेसिविर का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि हमारी पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाएगी, और हम मरीजों को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है कि हम ऑक्सीजन अपने लेवल पे प्रोड्यूस कर सकें। जी। ऑक्सीजन हम अपने लेवल पे एकदम से तुरंत तुरंत में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई तो निर्बाध रूप से जारी रहनी ही चाहिए। अदरवाइज तो हमारा पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा और हम आम जनता को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित होंगे। अच्छा, एक जी, ये तो हुई ऑक्सीजन की बात। क्या एक वेंटिलेटर की भी समस्या किल्लत है रेवाड़ी के अंदर? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि वेंटिलेटर ऐसा नहीं है कि हर मरीज को वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत है। जी। अगर कोरोना के 100 क्रिटिकल मरीज होते क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल स्थिति में तो जाएगा ना? अगर कोरोना के 100 मरीज होते हैं
तो 100 में से शायद 1 या 2 मरीजों को ही वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि शायद रेवाड़ी में उतने वेंटिलेटर तो पर्याप्त मात्रा में है, अगर रेवाड़ी अपने लेवल पे अपने ही मरीजों को केटर करे। परंतु जैसे कि गुड़गांव में, दिल्ली में हालत खराब हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ मरीजों को वो लोग भी रेवाड़ी शिफ्ट करने के लिए उस तरह की मेरे पास फोन आए हैं कि जी मेरे पास एक मरीज है, उसको हम वेंटिलेटर पे रखना चाहते हैं, रेवाड़ी में वेंटिलेटर अरेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो हमें बाहर के किसी मरीज को केटर करना पड़ा तब तो हो जाएगा शायद मुश्किल, बट मुझे लगता है कि अगर रेवाड़ी के मरीजों को ही अगर हमें केटर करना पड़े तो शायद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज हैं अभी रेवाड़ी में। क्योंकि एक और समस्या आ रही है ना, आप आईएमए की प्रेसिडेंट है, आपके कंधों पे चुनौती ज्यादा है। तमाम निजी हॉस्पिटलों को, जो आईएमए के जो मेंबर हैं या जितने भी जो हॉस्पिटल हैं, जाहिर है उन सब के लिए आपको सोचना भी पड़ेगा। लेकिन जैसा भी आपने कहा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है दवाइयों की, तो क्या गैस की भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किल्लत है, ये वास्तविकता के अंदर कहीं ना कहीं किल्लत नजर आ रही है? नहीं, देखो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो लगभग 5 से 6 गुना बढ़ गई है। तो कोई जी। भी इंडस्ट्री या कोई भी स्टॉकिस्ट कभी भी 5 से 6 गुना स्टॉक अपने पास रेगुलर नहीं रख सकता। तो उसके लिए जैसे सरकार ने एक स्टेप लिया है कि उन्होंने इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को बंद कर दिया है। तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को बंद करने से मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता डेफिनेटली बढ़ जाएगी, और मुझे लगता है कि शायद ये स्थिति जल्दी ही काबू में आ जाए। परंतु लेकिन ये तो मैं केंद्र सरकार के पूरी तरह से अधीन है ना। जैसे केंद्र सरकार ने ले लिया कि ऑक्सीजन का वितरण हम करेंगे, कैसे होगा? जैसे अभी हम एक डिबेट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो बात आ रही थी कि अब तो, और मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के हैं, उन्होंने भी ये कहा कि केंद्र सरकार का फैसला है कि कहाँ का किस किस राज्य को कितने देनी है, ये तो सब उनके अधीन है। देखो पॉलिटिक्स में है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना। तो जी। जब भी कोई आपदा आती है तो सत्तारूढ़ दल ये कहता है कि मैं आपदा को अच्छी तरह से निपटा लूंगा, और विपक्ष ये कहता है कि आपदा में मुझे अवसर ढूंढना है कि किस तरह से मैं सत्तारूढ़ दल को बदनाम कर दूं। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु जो विपक्ष का काम होता है, बजाय कि वो सरकार को एक रचनात्मक सहयोग दे, वो रचनात्मक सहयोग देने की बजाय वो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जी। ये चीज जब वैक्सीन आया तो भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने इसको भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कह के बोला हम तो चाहे मर जाएंगे पर ये मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे। आपने कुछ राजनीतिज्ञों से ये बात जरूर सुनी होगी। तो इस तरह की बातें जब ये होती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेता हैं वो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि वो आपदा में सहयोग करके उस आपदा को कंट्रोल करने में हेल्प करने के। तो अब इससे कैसे निपटा जाए? चलिए, तो ठीक है कि राजनीति बात होगी, वो तो उनका आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष का चलता रहता है, वो तो लगातार हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन जो भयावह स्थिति है, जो तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना, कि केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त है। तमाम आपने देखा होगा, बंगाल के आज भी चुनाव है, तमाम सरकार वहां जो लगी हुई है। क्या लगता है जो अभी राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उससे कोई असर पड़ा लोगों के सोच में, समझ में कुछ? देखिए लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि किसी भी आपदा से, खासतौर पे ये वैश्विक महामारी जैसे कि कोविड की महामारी है, अगर हम सोचे कि सिर्फ सरकार इससे अकेले में निपट लेगी या सरकार इससे अकेले में इसको कंट्रोल कर लेगी तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें जन भागीदारी की बहुत अहम भूमिका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग अपने आप को बचाएं। आज जब टीवी पे लोग देख के जाते हैं कि रोज 3 लाख लोग कोविड से शिकार हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं, अगर वो फिर भी बाजार में गैर जरूरी तरीके से जाके भीड़ बढ़ाते हैं, या शादी समारोह पूरे उसी तरह से जिस तरह से पहले करते थे उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, ना सैनिटाइजेशन है, ना हैंड हाइजीन है, और वैक्सीन को लेके बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। अगर ये सारी चीजें लोग नहीं समझेंगे तो फिर जो बाढ़ आएगी कोरोना पेशेंट्स की, उसमें आप कोई भी सिस्टम क्यों ना बना लीजिए, उस सिस्टम को आप कभी भी उस सिस्टम को आप रोक नहीं पाएंगे उस सिस्टम से कोविड डॉक्टर की। साहब, आपने बहुत अच्छी एक बात कही है, और जो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि लोगों को साथ देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है जो सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उसमें सरकार को भी खरा उतरना चाहिए?
वेंटिलेटर आम जनता तो अपने घर में बनाएगी नहीं, ऑक्सीजन आम जनता घर में नहीं बनाएगी। ये सब चीजें तो सरकार को अरेंज करनी है ना, व्यवस्था कैसे बने। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, किस तरीके से वहाँ हुजूम लग रहा है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, लोग उमड़ रहे हैं। नहीं लगता एक सिस्टम बनाना चाहिए कि आपको टाइम देना चाहिए भाई, 10-10 5-5 मिनट का गैप, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना चाहिए। प्रशासनिक जवाबदेही भी तो है ना कि वो कैसे उसको नहीं, करवा सकते हैं। हाँ, प्रशासनिक जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन को कोई भी कार्यक्रम, अगर मान लो इसमें टीकाकरण का कार्यक्रम है या कोविड मैनेजमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं, वो अच्छे से सेटअप करने चाहिए और उनको जी अच्छे से फॉलो करवाने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, परंतु जैसे अगर जैसे आपको मैं, जैसे जैसे अगर हम बात करें आप ही के हॉस्पिटल पे, 1 मिनट के लिए हम उदाहरण दे हाँ दें, जी, हाँ आपका जी, स्वयं का क्लिनिक है, अगर आपके वहाँ अव्यवस्था है तो जाहिर है जवाबदेही आपकी ज्यादा है ना, पब्लिक से बिल्कुल ज्यादा। मेरी तो जिम्मेवारी है। आपको चाहिए ना कि जो पेशेंट लोग आ रहे हैं उनको आप मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि जाहिर है वो पैसा दे रहे हैं, उसी तरीके से जनता आपको टैक्स दे रही है सरकार को। सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो टैक्स से ही आ रहा है ना। तो अगर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, या हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही, तो वो जवाबदेही तो सरकार, लगता है उन पे भी कोई पेनल्टी लगना चाहिए। जब मास्क ना लगाने पे 500 रुपए का चालान है, तो सरकार के खिलाफ भी कोई इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सरकार संसाधन मुहैया नहीं करा सकती, परंतु इसके लिए हमारे को एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि जी भारत में अगर डॉक्टर पेशेंट का रेशो देखा जाए तो लगभग एक डॉक्टर जो है लगभग 1500 से 2000 मरीजों को देखता है, जो उससे भी ज्यादा पे, क्वालिफाइड ज्यादा डॉक्टर। पे, ज्यादा पे, ज्यादा पे। अगर हम इतना ही है, रेवाड़ी का आंकड़ा निकाल ले तो 2000 पे नहीं समथिंग नहीं, एक मैं डॉक्टर। जो आपको बता रहा हूँ ये पूरे भारत का आंकड़ा है। और जी ये जाना बुझा आंकड़ा है। ये आप अगर विकिपीडिया पे या गूगल पे डालेंगे तो आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा कि जी लगभग 1500 से 2000 हाँ मरीजों के लिए हाँ। एक डॉक्टर है। जी जी परंतु जो हेल्दी है, जो हेल्दी होना चाहिए वो होना चाहिए कि हर डॉक्टर जो है सिर्फ 500 से ज्यादा लोगों को ना देखे। जी तो इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नंबर ऑफ डॉक्टर पेशेंट भी बहुत कम है। और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि वेंटिलेटर की मैनेजमेंट कर सकें, उनकी संख्या बहुत कम है। मान लो आज हम रेवाड़ी में 500 वेंटिलेटर ला के रख दें, जो कि पॉसिबल है। वेंटिलेटर हाँ ला के रखना पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, परंतु जी उस वेंटिलेटर के लिए हमारे को डॉक्टर भी चाहिए, उसके लिए हाँ वेंटिलेटर आईसीयू ट्रेंड नर्सिस भी चाहिए, उसके लिए आईसीयू ट्रेंड हमारे को टेक्नीशियंस भी चाहिए। पर हमारे पास इस देश में इतने सालों में वो चीजें हम तैयार नहीं कर पाए हैं। नहीं कर तो पाए। हाँ, अभाव तो है हमारे पास। अब हम अगर ये कहें कि सरकार की जो प्रेजेंट सरकार की जिम्मेवारी है, तो ऐसा नहीं है, प्रेजेंट सरकार की भी जिम्मेवारी है। परंतु इसके लिए पिछले 70 साल, जो 70 72 73 साल, जो हमारे को 74 साल हो गए हैं आजादी के, 74 साल में जितनी भी सरकारें हैं, स्वास्थ्य उनके लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा है। नहीं रहा उनके लिए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी स्वास्थ्य कभी भी नहीं रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये नहीं, किसी भी वो राष्ट्र दूर की दूर नींव है। दूर, डॉक्टर साहब दूर क्यों जाते हैं। हम तो ये मान लिए पहली जो लहर आई थी उसी से हमने सबक नहीं लिया, क्योंकि नहीं हमें नहीं, पता था सेकंड लहर आएगी, थर्ड आएगी, और अभी तो थर्ड भी आने वाली है। हाँ अन्य बिल्कुल, थर्ड देशों में भी तो थर्ड, आएगी और तो फोर्थ भी आ सकती है। हमने तो उसी के लिए तैयारियां नहीं की। तो नहीं लगता एक देखिए बहुत बड़ी उसमें, चूक हम लोगों ने देखिए की है सब। सेकंड लहर में, देखिए हम जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लानिंग क्यों ना करें, चाहे हम अपने घर में एक शादी की प्लानिंग करते हैं, मैंने अपने हॉस्पिटल की प्लानिंग की है, या मैं अपने कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उसके लिए मैं अपनी बजट की प्लानिंग भी करता हूं, मैं अपने संसाधन भी देखता हूं, सब चीजें देखता हूं। तो सरकार ने अपने संसाधन भी देखे, सरकार ने अपना बजट भी देखा, सब कुछ देखा। तो उसको लेकर के सरकार के पास जो सबसे कारगर उपाय था, वो कारगर उपाय था कि सबको वैक्सीनेट कर दे। और सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर जितने भी एलिजिबल लोग हैं सबको वैक्सीनेट कर रही है। तो सरकार का जो ये वाला कदम है, ये तो सराहना योग्य है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है जिनके 2-2 डोज लग रही है, वो वैक्सीन से भी, यानी कि जिनके 2-2 डोज वैक्सीन की लग ली, उसके बावजूद भी कोरोना उनकी डेथ हो रही है। अभी हमारे नहीं भी नहीं नहीं टीचर्स नहीं हैं, नहीं नहीं, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। एक मिनट, सूर्यकांत भी है, दोनों डोज यहाँ उनके मैं लग आपको गए। करेक्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन की डोज लग चुकी है और सेकेंड डोज के बाद सपोज कीजिए उसको 14 दिन से 18 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद सीरियस कोविड इंफेक्शन होने की या डेथ होने की संभावना ना के बराबर है। ऑलमोस्ट 99.9999% तक लोग उसके बाद सीरियस नहीं होते या उनकी डेथ नहीं होती, अगर जिन लोगों को दोनों वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं। तो चाहे दोनों वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन से 100% इम्यूनिटी ना मिले, परंतु सीरियस बीमारी होने से या डेथ होने से, दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और तीसरा जो स्पुतनिक आ रहा है उसकी स्टडीज भी यही कह रही है कि ये तीनों वैक्सीन हमें सीरियस बीमारी से भी बचाएंगे
और डेथ से भी बचाएंगे। यही डेटा ब्रिटेन में भी आया है। ब्रिटेन में भी सेकंड लहर उन्होंने देखी और सेकंड लहर के बाद उन्होंने कोरोना को अच्छे से कंट्रोल भी किया। बट सेकंड लहर में उन्होंने ये देखा कि उन्होंने लगभग अपनी पूरी पॉपुलेशन को, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन थी, उन्होंने सारी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट किया और उससे इनकी आईसीयू का वर्कलोड बढ़ गया, वर्कलोड घट गया और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई सीरियस पेशेंट्स में, कोविड पेशेंट्स में। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का फायदा नहीं है। तो सरकार को जो वैक्सीनेशन है उस पर पूरा जोर करना पड़ेगा और उनको ये करना चाहिए कि वैक्सीन को जो एक्सपोर्ट वो कर रहे थे वो एक्सपोर्ट बंद करके सबसे पहले भारत की सारी जनता को वैक्सीनेट करें, जिससे कि हम सारी जनता को सेकेंड लहर में जितना हो सके उतना बचा सके और थर्ड लहर से भी भारत को बचा सके। तो वैक्सीनेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है। चलिए, अब ये मेन समस्या ये है कि कब तक ये समस्या हल हो सकती है ऑक्सीजन की, जो मेन टॉपिक हमारा ये, वही लौट के आते हैं कि क्या कोई हल होगा इसका ऑक्सीजन का? उम्मीद है कि हल होगा। और जिस तरीके से अन्य राज्यों में मांग बढ़ रही है, तो हमारा तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका, क्या पता हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। नहीं, हरियाणा पिछड़ा हुआ नहीं है। हरियाणा हेल्थ केयर के मामले में बहुत ऊपर है पूरे विश्व में। पूरे भारत में हम हेल्थ केयर के मामले में बहुत आगे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पिछड़े हुए हैं, परंतु और जहां तक ऑक्सीजन की डिमांड है, और जगहों पे शायद ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो चुका है सिस्टम, कि वहां जैसे दिल्ली में भी कल खबर आ रही थी कि किसी मैक्स हॉस्पिटल में 4 घंटे की ऑक्सीजन है, किसी में 2 घंटे की, किसी में 5 घंटे की है। हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को कि आप ऑक्सीजन मुहैया कराइए। और 2 दिन पहले हमारे अनिल जो है स्वास्थ्य मंत्री, उनका बयान आया था कि हरियाणा में जितनी खपत है उससे 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन है। सिर्फ ये बयानबाजी निकली है, किल्लत है वास्तविकता के अंदर? नहीं, किल्लत है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और उसके हिसाब से सप्लाई हमारी नहीं हो पा रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। परंतु मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे जो यहाँ के ऑक्सीजन के सप्लायर हैं वो एफर्ट कर रहे हैं और प्रशासन के सहयोग से, अगर प्रशासन का कुछ थोड़ा बहुत सहयोग मिला तो हो सकता है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई तो सुचारू हो जाए। मैं कह नहीं सकता, 2 दिन के बाद हमें पता चलेगा, कि क्योंकि 2 से 3 दिन का स्टॉक तो अभी हमारे पास रेवाड़ी में है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम आपसे कंटिन्यूस पे बने रहेंगे, आपसे फिर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा टेंशन है ऑक्सीजन को लेकर के लोगों के अंदर भी। हम आज हॉस्पिटल में भी गए, कई जगह सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां भी लोगों में हमने टेंशन देखी है, परेशानी देखी है कि ऑक्सीजन से वो जूझ रहे हैं। लगातार आपसे हम इस चीज पे बने रहेंगे, क्योंकि आपकी जवाबदेही भी है, क्योंकि आप आईएमए के प्रेसिडेंट भी है। बहुत सारे हॉस्पिटल है जो लगातार शायद आपसे शिकायत भी कर रहे होंगे, ऑक्सीजन की मांग भी कर रहे होंगे कि आप जाकर के स्वास्थ्य विभाग से मिले। प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं कर्तव्य भी बन जाता है कि वो अपनी संस्था के लिए ये सब करे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ और लगातार इस बात पे हमारी निगाह बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद मोहनलाल जी, धन्यवाद।